चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज के इस ऑनलाइन क्लास में। और आज भी हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5वीं के पाठ 2 भी गुण शहद देने वाला वृक्ष। तो ये पाठ पढ़ेंगे, कल शुरुआत किए थे इसमें से। ठीक है, तो इसमें अनुच्छेद पढ़ना सीखेंगे, उसका व्याख्या करना सीखेंगे, साथ ही साथ अनुच्छेद के अंतर्गत जितने भी उसका मीनिंग बताऊंगा और व्याकरण से संबंधित जो भी बातें होंगी उससे संबंधित प्रश्न करूंगा, उसका आप लोग आंसर देंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आ गया हमारा अनुच्छेद। आप पढ़ते हैं पहला अनुच्छेद को। देखिए लिखा है, यह वृक्ष छायादार और फैला हुआ होता है। इसके फलने फूलने का समय अक्टूबर से जनवरी तक होता है। जुलाई अगस्त में इसके फल पक जाते हैं। पके हुए फल पीले रंग लिए हुए खाने में काफी स्वादिष्ट, मीठे तथा सुगंधित होते हैं। वातावरण में फैली इस फल की मीठी महक से ही मालूम पड़ जाता है कि चिवड़ा पकने लगा है। गांव के लोग इन फलों को बड़े चाव से खाते हैं और एक भी बीज फेंकते नहीं हैं। इस वृक्ष पर फल काफी होते हैं। पके फलों से बीजों को आसानी से इकट्ठा करने के लिए वे कभी कभी बंदरों और लंगूरों को वृक्षों से फल खाने देते हैं। बंदर फल आकर बीजों को फेंक देते हैं, जिन्हें जमीन से बीनकर इकट्ठा कर लिया जाता है। एक वृक्ष से करीब 1 से 1.5 क्विंटल तक बीज प्रति वर्ष मिल जाते। चलिए, तो यह हो गया हमारा अनुच्छेद। चलो ये बताओ, पहला लाइन लिखा है, यह वृक्ष छायादार और फैला हुआ होता है। तो देखो बच्चों, कुछ कुछ चीज पहले से ही मैं बता दूं। छायादार तो समझते हो, अब फैला हुआ का मतलब देखो, ये जैसे एक पेड़ बना है। ठीक है, ये एक पेड़ बना है, तो इसका देखो ये जो शाखा है वो ऐसे चौड़ा फैला हुआ है, तो यही कहलाएगा फैला हुआ। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं इस तरह। यह वृक्ष छायादार है, ऐसा लिखा है, तो ये फैला हुआ होने का मतलब इस तरह ज्यादा चौड़ाई में उसकी शाखा जाए, उसका शाखा गया रहता है। तो कुछ पेड़ देखना ऐसे कम फैला रहता है, तो ये फैला हुआ है, ये कम फैला हुआ है, ऐसे कह सकते हैं। छायादार। अब मुझे बताओ, प्रश्न यहाँ ये बनता है बच्चों, यह वृक्ष छायादार और फैला हुआ होता है में जो यह शब्द है, ये क्या है? संज्ञा है, चार सर्वनाम है या विशेषण है? सर्वनाम सर्वनाम विशेषण है। सर्वनाम सर्वनाम चलिए सर्वनाम अब चलो वेदांत, तुम बताओ, सर्वनाम है कह रहे हो, तो कैसे में सर्वनाम हुआ या किस? सर्वनाम का मतलब क्या होता है? वो संज्ञक जगह में लिखा जाता है। हाँ सर्वनाम संज्ञक जगह में लिखा जाता है, तो ये कौन सा संज्ञक जगह में लिखा है? कौन सी संज्ञा को हटा के चिउरा लिखा है? चिउरा चिउरा के जगह तो चिउरा, ये यहाँ तो वृक्ष लिखा हुआ है ना ऑलरेडी। चिउरा वृक्ष होता सर वो यह यह चिउरा की जगह में, का यह बढ़िया की जगह हिंदी। में चिउरा वृक्ष होता है, ऐसे कह रहे हो? हाँ तो ये मैंने यह के जगह में हम लगाएंगे चिउरा, तो वो बन जाएगा चिउरा वृक्ष। तो चिउरा हाँ वृक्ष छायादार और फैला हुआ होता है। तो यह को हटा करके चिउरा लिख देने से वाक्य बदल नहीं रहा है। ठीक है, ठीक। और जो लोग विशेषण बोले थे, वो लोग क्यों कैसे में बोले थे बताओगी? सर क्योंकि वो विशेषता बता रहा है। यह शब्द विशेषता बता रहा है, क्या विशेषता बता रहा है? चिउरा चिउरा वृक्ष
जीरा वृक्ष छायादार और फैला हुआ होता है, ये उसका विशेषण बताइए। तो विशेषता तो ये छायादार और फैला हुआ होता है ना, ये बता रहा है ना। छायादार और फैला हुआ शब्द बता रहा है उस वृक्ष की विशेषता। ये है मैं करके पूछूंगा तो क्या उत्तर दोगे? यह वृक्ष कैसा है करके पूछूंगा तो क्या उत्तर दोगे? छायादार और फैला हुआ। तो जब भी कैसा है, मैं तुम लोगों को बोला था कैसा है, कितना, कितनी, कितने हैं, ठीक है, कितना, कितनी, कितने हैं, इन प्रश्नों का उत्तर मिले तो समझ जाओ वो विशेषण है। कौन सा शब्द उत्तर मिल रहा है? तो यह वृक्ष कैसा है करके पूछा तो तुम लोगों ने जवाब दिया छायादार और फैला हुआ होता है। यानी कि ये छायादार और फैला हुआ क्या शब्द है? विशेषण शब्द है, विशेषण है। और यह क्या हुआ? सर्वनाम है, जो कि संज्ञा चिउरा के जगह में लिखा गया है। हम वहां पर यह के जगह में चिउरा लगाकर देखें तो वाक्य के अर्थ में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। यह वृक्ष छायादार और फैला हुआ होता है, इसके जगह में चिउरा वृक्ष छायादार और फैला, तो भी वही अर्थ हुआ, अर्थ में कोई भी बदलाव नहीं। तो सर्वनाम संज्ञा को हटा के सर्वनाम लिखते हैं तो अर्थ में बदलाव नहीं होता। इससे पता चला कि यह शब्द सर्वनाम है, छायादार और फैला हुआ शब्द क्या है? विशेषण है। ठीक है, वह यह वृक्ष की यानी कि चिउरा वृक्ष का विशेषता बता रहा है। इसके फलने फूलने का समय अक्टूबर से जनवरी तक होता है। इसके फलने फूलने का समय अक्टूबर से जनवरी तक होता है। प्रश्न है अब तुम लोगों के लिए, अक्टूबर और जनवरी माह कितने कितने दिन के होते हैं? अक्टूबर और जनवरी माह कितने कितने दिन के होते हैं? बताओ। 31 चलो बिल्कुल सही जवाब। अब ये बताओ अक्टूबर कौन से क्रमांक का महीना है, कौन से नंबर का महीना है? 10वां ठीक। अक्टूबर 10वां महीना है या जनवरी? पहला। बहुत बढ़िया। चलिए अब आते हैं जुलाई अगस्त में इसके फल पक जाते हैं। जुलाई अगस्त में इसके फल पक जाते हैं लिखा है। तो ये बताओ ये जुलाई अगस्त कौन से क्रमांक का महीना है? सर जुलाई 7वां। अगस्त 8वां। कितने दिन के होते हैं? 31 और 31। दोनों 31 दिन के होते हैं। 31 और 31 बच्चों कोई भी दो जो महीना है जो लगातार होता है और दोनों 31 दिन के होते हैं, वो केवल ये जुलाई और अगस्त है, याद रखें। बाकी 30 31 या फरवरी रहता है तो 28 29 इसमें से ऐसे रहता है। लेकिन जुलाई और अगस्त ही दो क्रमागत महीने हैं जो 31 दिन के होते हैं। ठीक है, ये विशेष माह है। पके हुए फल पीले रंग लिए हुए खाने में स्वादिष्ट और मीठे तथा सुगंधित होते हैं। पके हुए फल पीले रंग लिए हुए खाने में काफी स्वादिष्ट, मीठे तथा सुगंधित होते हैं। ये इस वाक्य में विशेषण शब्द छांटो। विशेषण शब्द छांटना है। कौन कौन सा शब्द विशेषण शब्द है? चलो
वेदांत तुम बताओ, उसके बाद बाकी सब सभी से पूछूंगा एक एक करके। स्वादिष्ट, मीठे, सुगंधित स्वादिष्ट, मीठे, तथा सुगंधित। सुगंधित। चलो, गीतिका तुम बताओ। स्वादिष्ट, मीठे, सुगंधित, हाँ, और ये बोल दिया है उसको। और चलो हिमांशी। स्वादिष्ट, मीठे तथा सुगंधित। नहीं, जितना लिखाया उससे एक्स्ट्रा पता हो तो बताओ। अब चलो सबसे कमेंट, ये लिखवा चुका है स्वादिष्ट, मीठे तथा सुगंधित। सर इसमें क्या सर ये विशेषण शब्द है? वेदांत सर, पीले रंग, हम्म पीले रंग, अमन फनवानी, पीले अमन रंग, तो रोहित पीले रंग, ठीक। और पके हुए, अर्पित तिवारी। अर्पित तिवारी पके हुए। और कोई? बस इतना ही है बच्चों, बहुत बढ़िया। ये पूरा वाक्य ही विशेषण से भरा हुआ है भाई। ये जितने भी विशेषण शब्द हैं, किनकी विशेषता बता रहा है बताओ। तीव्र वृक्ष के फलों के, तीव्र वृक्ष के फलों के, चिवड़ा वृक्ष के फलों की विशेषता बता रहा है कि चिवड़ा वृक्ष के फल कैसे होते हैं। तो स्वादिष्ट होते हैं, मीठे होते हैं, सुगंधित होते हैं, पीले रंग। पके हुए, फल कैसा है? तो पका हुआ। भाई प्रश्न का उत्तर आ रहा है ना, फल कैसा है? तो पका हुआ है, कच्चा हो सकता है, पक्का हो सकता है। ये शब्द भी विशेषण है। तो इतने सारे विशेषण शब्द किसके लिए है? ये फल के लिए लिखा। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं, इसमें एक शब्द है, मैंने तुम लोगों को व्याकरण पढ़ने के लिए भी बोला था, सुगंधित। सुगंधित शब्द का को दो भाग में तोड़ोगे तो कैसे बने, क्या क्या बनेगा? अर्पित, चलो हाँ चलो वेदांत तुम ही बोलो, फिर अर्पित से पूछो। सुगंध धन ईत बराबर सुगंधित। इससे अलग जवाब हो तो कोई बोल सकते हैं। इससे अलग जवाब है? हाँ, बोलो। सुगंध, धनधित। भीत को अलग करना है बोल रही है। हाँ, चलो बच्चों ध्यान दो। अब सही उत्तर है ये जो पहला वाला वेदांत ने बोला, ये सुगंधित शब्द सुगंध में इत प्रत्यय जुड़ने के बाद बना। कोई भी सार्थक शब्द में जब के साथ लास्ट में, अंतिम में कोई शब्दांश जुड़ता है, या तो वो शब्दांश का मतलब पूरा शब्द नहीं है, उसका एक निश्चित अर्थ नहीं होता, वो जुड़ने के बाद अर्थ बनता है, उसका अर्थ बदलता है। ठीक है, तो ईत क्या है? एक प्रत्यय शब्द है। सुगंध क्या है? एक सार्थक शब्द है जिसका एक निश्चित अर्थ है। ऐसे शब्दों को बोलते हैं सार्थक शब्द। तो किसी सार्थक शब्द में पीछे जब कोई शब्दांश, शब्दांश का अर्थ है शब्द तो है वो, लेकिन ये शब्द में जुड़ने वाला शब्द है, इसका एक निश्चित अर्थ नहीं। ये जब किसी सार्थक शब्द में जुड़ता है तब इसका अर्थ बदल देता है। सुगंध का अर्थ जब जुड़ेगा ईत तो सुगंधित हो जाएगा, तो अलग अर्थ हो जाएगा उसका। ठीक है, तो ऐसे शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। और ये जो ईत प्रत्यय है वो जुड़ा हुआ है सुगंध। ठीक है, तो तब बना है ये
सुगंधित, सुगंधित। अब बना कैसे? ये ई जब किसी शब्द में जुड़ता है तो ई क्या है? स्वर है, तो वो मात्रा बन जाता है। तो धा के साथ जब जुड़ा ई छोटा ही है, तो धा में छोटा ही का मात्रा बन गया। इस तरह बना सुगंधित शब्द। तो सुगंधित का अर्थ क्या होता है, कोई बताएगा? खुशबूदार। क्या? खुशबूदार। खुशबूदार। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुशबूदार, जिससे अच्छी गंध आ रही हो, अच्छी खुशबू आ रही हो। खुशबू में अच्छा और बुरा नहीं होता, पता है? खुशबू का अर्थ होता है अच्छी महक। देखना, दो तीन शब्द है। खुशबू, खुशबू का विलोम शब्द क्या होता है, कोई बताओगे? बदबू। हाँ, बदबू। ये बच्चों उर्दू का शब्द है। खुश माने होता है अच्छा, अबू माने होता है महक। तो खुशबू मतलब होता है अच्छी महक, अच्छी गंध। और बद यानी होता है खराब, अबू यानी होता है गंध। तो बदबू यानी खराब गंध, खराब महक। तो ये खुशबू और बदबू, ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। ठीक है, इसको याद रखना। उसी तरह सुगंधित, सुगंध से बना है सुगंधित। तो सुगंध का विलोम शब्द क्या होगा? दुर्गंध। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दुर्गंध होता है, सुगंध का उल्टा दुर्गंध होता है, और खुशबू का उल्टा बदबू होता है। ठीक। वातावरण में फैली इस फल की मीठी महक से ही मालूम पड़ जाता है। ये वातावरण कौन सा शब्द है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण? संज्ञा सर। संज्ञा है जी। ये नाम है, नाम। वातावरण माने हमारे आस पास जितना भी स्थान है जो हमें दिखाई दे रहा है, वो कहलाता है वातावरण। क्या कहलाता है? वातावरण। वातावरण को अगर हम दो भाग में तोड़ें तो क्या क्या बनेगा, कौन कौन सा शब्द बनेगा? चलो तो सोचो। वाताधनवरण। वाताधनवरण। और कोई सोचो। बराबर अलग वातावरण। जिसके नहीं एक बार कमेंट करो वेदांत, बस वातावरण में सुन लिया, वाताधनवरण बोले हो। और कोई बोलो, इससे अलग होगा तब बोलना। वाताधनवरण बोला है वेदांत ने। अब क्या इससे अलग संधि विच्छेद हो सकता है? इसको मैंने दो भागों में तोड़ सकते हैं, ये पूछ रहा हूं। बताओ भाई बच्चों, ये जो शब्द है ना, ये वात धन आवरण से बना। वात मीन्स होता है हवा। तुम सब जान रहे हो हमारे चारों तरफ हवा है। हमारे चारों तरफ हम हवा से घिरे हुए हैं, कहें तो हवा के समुद्र में डूबे हैं। हवा के समुद्र में हम लोग नीचे तली में डूबे हुए हैं। तो हमारे चारों तरफ क्या है? हवा है। हवा को बोलते हैं वात। हवा के लिए शब्द आता है वात। वात मीन्स हवा होता है। आवरण माने होता है घेरा। आवरण माने घेरा। तो वातावरण जब कहते हैं, इसका मतलब है हमारे चारों तरफ का, हमारे चारों तरफ का जो भी हमें दिखाई दे रहा है, हम जिससे घिरे हुए हैं, वो वातावरण है। वात यानी हवा से घिरे हुए, जैसे वायुमंडल बोलते हैं, वैसे वायुमंडल से घिरे हैं, तो ये वातावरण है। उसी तरह पर्यावरण शब्द आता है, ये पर्यावरण। चेक करो तो क्या बनेगा? चलो अब माइक बंद कर लो, बताओ नहीं समझ में। माइक बंद कर लो। ये बना है बच्चों पर्यावरण जो शब्द है ना,
परिधन आवरण से बना है। पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। परि का भी अर्थ होता है चारों तरफ, तो चारों तरफ आवरण यानी घेरा। तो हमारे चारों तरफ हम जिस घेरे में है ना, तो हमारे चारों तरफ का घेरा कहलाता है पर्यावरण। तो हम अपने आस पास चारों तरफ जो जो चीजें देखते हैं सुनते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें पर्यावरण में आती हैं। चाहे पेड़ पौधे, कोई भी जीव जंतु, ठीक है, जीव निर्जीव, जितना भी चीज देखते हो और महसूस करते हो, वो सारे चीज पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं और महसूस करते हैं तो सब चीज। और वातावरण यानी हवा का, तो वातावरण में यानी जब वो फल पकता है तो हवा के माध्यम से ही तो उसका खुशबू आता है। वातावरण में यानी हवा के आवरण में क्या होता है, उस फल की मीठी महक फैल जाता है, और वो महक जब हमारे नाक तक पहुंचता है तो हमें पता चलता है कि जो चिवड़ा वृक्ष का फल है वो पक गया है। बढ़िया मीठी मीठी सुगंध आ रहा होता है उसमें से। गांव के लोग इन फलों को बड़े चाव से खाते हैं। तो बड़े चाव से खाते हैं, यहाँ चाव का अर्थ क्या होगा? बहुत अच्छे से खाते हैं। मजे 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 लेकर, आनंद लेकर खाते हैं। ये जब तुम किसी चीज को खाते हो बहुत स्वादिष्ट लगता है तो मजे ले लेकर खाते हो, आनंद ले लेकर खाते हो। तो चाव से खाना यानी मजे लेकर। यहाँ ये बताओ बच्चों, लोग शब्द आया है। गांव के लोग इन फलों को बड़े चाव से खाते हैं, तो लोग शब्द एक वचन है कि बहुवचन है? बहुवचन। ठीक 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 ठीक। ये लोग शब्द सुनने से पता चल जाता है कि कोई एक आदमी को हम लोग नहीं कहेंगे। लोग में ये बताओ, पुरुष पुरुष ही रहेंगे कि महिला महिला की बच्चे बच्चे, किसको लोग बोलेंगे? सबको बोलेंगे। उसमें पुरुष भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, बूढ़े भी हो सकते हैं। लोग का कोई लिंग नहीं होता, वो स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है। उसी तरह बच्चे भी हो सकते हैं, बूढ़े भी हो सकते हैं, जवान भी हो सकते हैं। लोग एक बहुवचन शब्द है और उसका कोई लिंग निर्धारित नहीं है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग कुछ भी हो सकता है। बहुत बढ़िया। यहाँ बताओ, गांव के लोग इन फलों को बड़े चाव से खाते हैं, तो ये गांव शब्द किस तरह का व्याकरण का शब्द है, संज्ञा शब्द? संज्ञा है। तो संज्ञा है तो ये बताओ कौन सा प्रकार का संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक, क्या वाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि गांव बहुत सारे होते हैं। गांव बहुत सारे होते हैं, कोई एक ही ठो गांव नहीं होता। अगर वो गांव का पर्टिकुलर नाम होता, जैसे मान लो कह दिया मुंगेली, तो मुंगेली एक गांव या शहर का एक निश्चित नाम है, एक शहर का, तो मुंगेली को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। लेकिन गांव तो कोई भी हो सकता है, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा। चलिए बहुत बढ़िया। अब लेते हैं अगला प्रश्न। एक भी बीज फेंकते नहीं, यहां तक तो हो गया। इस वृक्ष पर फल काफी होते हैं।
वृक्ष पर फल काफी होते हैं, इस वाक्य में इस शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, सर्वनाम। क्रिया। तो इस गांव में मतलब ये क्या लिखा है? इस वृक्ष मतलब यहाँ इस शब्द चिवरा के लिए लिया गया है ना, यानी चिवरा वृक्ष पर फल काफी होते हैं, ऐसा काफी शब्द आया है। काफी के लिए पर्यायवाची शब्द बताओ। काफी को और बहुत ज्यादा, अधिक, अधिक, बड़ा कर। बहुत ज्यादा। देखो ध्यान से सुनो, पर्यायवाची कहें या समानार्थी शब्द कहें, बड़ा कर। जब भी किसी प्रश्न में समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द पूछे, ठीक है, तो तुमको क्या करना है? 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक एक ऑप्शन को उसके जगह में रख कर पढ़ना है। जैसे अभी तुम लोगों ने 3 शब्द बोला है पर्यायवाची, बहुत, ज्यादा और अधिक। तो अगर कॉफी शब्द की जगह मैं उसको हटा के लिख पढ़ के देखूं, जैसे इस वृक्ष पर बहुत फल होते हैं, तो हो सकता है इस वृक्ष पर ज्यादा फल होते हैं, इस वृक्ष पर बहुत अधिक फल होते हैं या बहुत ज्यादा फल होते हैं। तो बहुत ज्यादा या बहुत अधिक करने से ठीक हो रहा है। एक और शब्द है बच्चों, पर्याप्त। एक और शब्द क्या है? पर्याप्त। तो पर्याप्त शब्द भी काफी का क्या है? पर्यायवाची। तो इस वृक्ष पर पर्याप्त फल होते हैं। काफी और पर्याप्त शब्द मुख्य रूप से कहें तो ये इसी का समानार्थी शब्द है, ठीक है। काफी का अर्थ होता है बहुत ज्यादा नहीं होता वास्तव में। काफी का अर्थ होता है जितना जरूरत हो उससे कम नहीं होना, ना उससे ज्यादा ना हो। जैसे तुमको कोई भोजन परोस रहा होता है, खाना परोस रहा होता है, तो तुमको देता है तो जितना खा सकते हो ना उतना लेने के बाद बोलते बस 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 इतना काफी है। खाना देते हैं तुमको, कोई परोसते हैं तो जितना खाना रहता है तुमको लगता है कि इतना मेरा पेट भर जाएगा, तो उतना चावल या भात जो भी है गिराने के बाद आप लोग कहते हो कि बस बस इतना काफी है। इतना काफी है कहने का मतलब है ना तो वो कम होगा ना ही वो ज्यादा होगा, ठीक है। ये है। तो पर्याप्त बोलते हैं उसी को। पर्याप्त है मतलब जितना हमको जरूरत है उतना है वो। चलिए आगे आते हैं। इस वृक्ष पर फल काफी होते हैं। पके फलों से बीजों को आसानी से इकट्ठा करने के लिए वे कभी कभी बंदरों एवं लंगूरों को वृक्ष हैं। ये बंदर आया है और लंगूर शब्द आया है, तो ये बंदर और लंगूर में क्या अंतर होता है? चलो मैं नाम लेकर पूछूंगा। अर्पित, चलो बताओ तो क्या पहचान रहता है लंगूर का बंदर में? बंदर में किसको बंदर बोलेंगे, किसको लंगूर बोलेंगे? लाल मुंह को बंदर बोलते सर। नाम बताओ। धीरज, धीरज, धीरज। धीरज, तुमने कहा कि लाल मुंह वाले को बंदर बोलते हैं और एक काला मुंह वाला होता है उसको बोलते हैं लंगूर। लंगूर। बिल्कुल सही जवाब। बच्चों ये जो हमारे गांव तरफ आता है ना, ज्यादातर लंगूर आते हैं। लंगूर काला मुंह रहता है, देखना बड़ा बड़ा रहता है, उसका पूंछ का लंबाई भी काफी बड़ा होता है। अब बंदर का साइज उससे काफी छोटा होता है, लंगूर का आधा होता है मुश्किल से, बल्कि और उससे भी छोटा होता है। अब बंदर का मुंह देखोगे तो लाल रंग का दिखाई देता है, गुलाबी टाइप, ठीक है। तो वो काला मुंह वाला होता है जिसका पूंछ लंबा रहता है, वो है लंगूर, और लाल मुंह वाला बंदर कहलाता है। तो तुम सब लोग ज्यादातर ना लंगूर देखते हो, बंदर वैसे हमारे गांव तरफ को नहीं आता, लंगूर जरूर आता है।
ठीक है। और बंदर को अक्सर देखना पालते हुए देखे होंगे, कई लोग पाले रखे रहते हैं, लेकिन लंगूर को नहीं पालते। बंदर लंगूर को नहीं पालते। चलो, तो कभी कभी एक शब्द है बच्चों, कभी कभी बंदरों एवं लंगूरों को वृक्षों से फल खाने देते हैं। तो कभी कभी का विलोम शब्द बताओ। ज्यादातर। कभी कभी होता है ज्यादातर, और ज्यादातर का विलोम हो गया कभी कभी। अरे कभी कभी का मतलब होता है बहुत कम बार। मैं कभी कभी तालाब नहाने जाता हूँ, इसका मतलब हुआ कि बहुत कम बार जाता हूँ। बाकी घर में ही नहा लेता हूँ, बाथरूम में। और मैं कहूँ कि मैं ज्यादातर घर में ही नहाता हूँ, तो बहुत कम बार मतलब बाहर जाता हूँ, ये है। तो कभी कभी का मतलब जिस काम को बहुत कम करते हैं हम, वो कभी कभी। और ज्यादातर का अर्थ है उस काम को ज्यादा करते हैं, बहुत कम बार नहीं करते। तो वे कभी कभी बंदरों एवं लंगूरों को वृक्षों से फल खाने देते हैं। यानी कभी आ गया बंदर, अब वो रोज थोड़ी आएगा। तो कभी कभी जब बंदर लंगूर आ जाते हैं तो बढ़िया उनको फलों को खाने देते हैं। क्योंकि बंदर क्या करता है, बंदर फलों के बाहरी भाग को तो खा लेता है, लेकिन बीजों को फेंक देते हैं। तो भाई जो किसान है वहां के, वो तो चिवड़ा वृक्ष के बीजों से मतलब है, उन्हीं को इकट्ठा करके उनसे तेल निकाल, ठीक है, इसीलिए खाने देते हैं। यहाँ पर वे शब्द कौन सा शब्द है बताओ? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। सर्वनाम। सर्वनाम। अगर सर्वनाम शब्द है तो सर्वनाम तो संज्ञा के बदले में लिखा जाता है ना। तो कौन से संज्ञा के बदले में ये वे सर्वनाम लिखा गया है बताओ? लोग। लोग। खाली लोग कि गांव के लोग? गांव के लोग होगा जी। यहाँ देखो गांव के लोग लिखा है ना, तो गांव के लोग कभी कभी बंदरों एवं लंगूरों को वृक्षों से फल खाने देते हैं। तो वे शब्द गांव के लोग, तुम लोग भी बढ़िया बोले हो, लोग बोले हो मतलब काफी अच्छा उत्तर है, ठीक। तो ये लोग शब्द संज्ञा है, इसके जगह में वे सर्वनाम लिखा गया। अब बताओ बच्चों, वे शब्द एक वचन है कि बहुवचन वाला सर्वनाम है? बहुवचन। 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 बहुवचन, बहुत बढ़िया। अब एक और बता दो अंग्रेजी वाला, वे के लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज होता है? डे। अरे इंग्लिश में कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, कौन बोले हो, नाम बताओ। विद्या यादव। क्या यादव, बहुत बढ़िया। वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे, THEY, वे, दे। दे मीन्स वे होता है। और ये को बोलते हैं, ये को क्या बोलते हैं बोलो विद्या? दीज, 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 ठीक है, ये को दीज बोलते हैं। और वे को दे बोलते हैं, और वे को दोज भी बोलते हैं ना। ये दीज माने ये, दोज माने वे भी होता है। तो दोज माने भी वे होता है, दे माने भी वे होता है। तो बंदर फलों के बाहरी भाग को खाकर बीजों को फेंक देते हैं, जिन्हें जमीन से बीन कर इकट्ठा कर लिया जाता है। ये इकट्ठा करने का पर्यायवाची बताओ, इकट्ठा कर लिया जाता है और क्या बोलते हैं? बाकी नहीं चालू करके विलोम शब्द।
इकट्ठा कर लेना का समानार्थी विलोम नहीं पूछा हूं, समानार्थी शब्द समान अर्थ वाला। तो इकट्ठा का अर्थ होता है बच्चों जमा करना, एकत्र करना। हाँ, एकत्र करना, एकत्रित करना, ये शब्द है। समेटना और इकट्ठा करना तो जमा करना, एकत्र करना। छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं जानते हो? समेटना। सकेलना। छत्तीसगढ़ी में सकेलना। एक जगह ये कूड़ा कर खेलना। एक वृक्ष से करीब 1 से 1.5 क्विंटल तक बीज प्रति वर्ष मिल जाते हैं। यहाँ पर 1.5 क्विंटल बराबर कितने किलोग्राम होता है बताओ बच्चों? 100 किलोग्राम बराबर होता है 1 क्विंटल। 1 क्विंटल तो 1.5 का अर्थ होता है 1 और आधा। 1 और आधा क्विंटल। तो 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम जी, तो आधा क्विंटल में 50 किलोग्राम होगा। 1.5 क्विंटल का अर्थ कितना हुआ? 150 किलोग्राम। समझ आया? तो 1500 किलोग्राम नहीं, 150 किलोग्राम होगा। ठीक है, 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है। 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम, तो आधा क्विंटल में 50 किलोग्राम होगा रे भाई। 1.5 माने होता है 1 और आधा। तो इस तरह 1.5 क्विंटल में 150 किलोग्राम होता है। अब एक और शब्द आता है बच्चों इसी में, टन। अगर किसी को पता हो तो बताओ 1 टन में कितना किलोग्राम होता है, या 1 टन में कितना क्विंटल होता है? 1000। ये भी बता सकते हैं। किसी को पता हो तो बताओ। 1000। चलो वो जोर से बोलो। हाँ बोलो, 1 टन में किलोग्राम बताओ पहले। चलो बता दो, ध्यान से सुनो, माइक बंद करो। 100 किलोग्राम। गलत है, गलत। चलो माइक बंद कर दो, माइक बंद कर दो। 1000 होता है। 1 टन में बच्चों 1000 किलोग्राम होता है। अगर कुंटल क्विंटल की बात करें तो 1 टन में 10 क्विंटल होता है। 1 टन बराबर होता है 10 क्विंटल। अब 10 क्विंटल को अगर किलो बनाओगे तो तुम लोगों को मैंने तरीका बताया है क्या, कि 10 क्विंटल की को किलोग्राम बनाना है तो किलोग्राम बनाना है तो 1 क्विंटल को किलोग्राम बदलेंगे, अभी बताया हूं मैं। तो 1 क्विंटल, 10 क्विंटल का मतलब होता है 10 गुणित 1 क्विंटल। अब 1 क्विंटल में मैंने बताया है कि 100 किलोग्राम होता है, तो 1 क्विंटल के जगह में 100 किलोग्राम लिख दोगे तो ये 10 से गुणा करोगे 100 का तो 1000 आएगा ना। तो इस तरह 1 टन में क्या होता है? 1000 किलोग्राम या 10 क्विंटल। इसको याद रखना, ये गणित में तुम्हारा मापन वाला में काम आएगा। ठीक है, चलो ठीक। तो प्रतिवर्ष का मतलब बता दो। अब एक शब्द और है, प्रतिवर्ष। पूरे वर्ष। हर वर्ष। हर दिन। हर साल। हर दिन। पूरे वर्ष पूरे। हर साल। हर पूरे साल। वर्ष का अर्थ होता है हर साल या प्रत्येक वर्ष। प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक साल। वर्ष के जगह में तुम साल शब्द भी यूज कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। तो प्रत्येक साल, प्रति वर्ष, प्रति हर साल या हर एक साल, हर एक शब्द भी आता है, हर एक साल, ऐसे।
हर या हरेक या प्रति, ये सब का अर्थ वही होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और लास्ट में एक थोड़ा सा बचा, उसको और पढ़ के बता देता हूँ मैं जल्दी। ये बीज स्थानीय लोगों के लिए काफी उपयोगी होते हैं। इन बीजों के छिलके निकालकर अंदर के भाग को धूप में या हल्की आंच पर सुखाकर पीस लिया जाता है और पानी में उबाल लिया जाता है। कुछ देर उबालने के बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा होने पर घी मक्खन की तरह का खाद्य पदार्थ पानी की सतह पर तैरने लगता है। इसे कपड़े से लिया जाता है। चिवड़ा घी देखने में वनस्पति घी की तरह सफेद दिखता है तथा साधारण ताप पर ठोस होता है। स्थानीय लोग इसी घी में पूरी, हलवा एवं अन्य पकवान बनाते हैं जो अत्यंत स्वादिष्ट और हानि रहित होता है। यह घी गाय भैंस के घी से काफी मिलता जुलता है। तो ये अनुच्छेद बच्चों आज पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ कुछ जो जरूरी है मैं वो तुम लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तुम लोग ध्यान से माइक बंद करके सुनो। यहाँ पर ये बीज लिखा है, तो ये बीज यानी चिवड़ा के बीज, लेकिन यहाँ पर ये शब्द सार्वनामिक विशेषण है। वैसे तो ये सर्वनाम है, लेकिन ये बीज में लिखा है ना, तो ये सर्वनाम है लेकिन बीज संज्ञा है। बीज संज्ञा है, तो यहाँ पर ये संज्ञा के ठीक पहले लगा हुआ सर्वनाम है। तो याद रखो, सर्वनाम के बाद संज्ञा नहीं आता। अगर संज्ञा आ गया है, सार्वनामिक विशेषण होता है। सार्वनामिक विशेषण पढ़ाया था, देखना उसमें, तो उसमें बताया था पहचान की सर्वनाम के बाद पहली बात संज्ञा नहीं लिखा रहेगा। ठीक है, तो संज्ञा अगर लिखा है तो जो सर्वनाम है वो सार्वनामिक विशेषण होता है। स्थानीय लोगों के लिए, स्थानीय लोगों का अर्थ होता है जिस क्षेत्र में ये पाया जाता है, ये चिवड़ा वृक्ष, तो उसके आसपास जो लोग रहते हैं, जैसे कुमाऊं और पिथौरागढ़ जनपद में पाया जाता है, नेपाल की सीमा में 3000 फीट ऊंचाई में, काली नदी के किनारे में, तो उधर जो लोग रहते हैं उन्हीं को बोलेंगे स्थानीय लोग। तो वो लोग क्या करते हैं, उनके लिए वो काफी उपयोगी होते हैं। तो यहाँ काफी का अर्थ होता है बहुत। काफी का अर्थ यहाँ बहुत होगा, बहुत उपयोगी होते हैं वहां के लोगों। वो क्या करते हैं, इन बीजों के छिलके निकालकर अंदर के भाग को धूप में, अगर धूप नहीं निकला है तो हल्की आंच में, यानी आग के ऊपर, थोड़ा ऊपर, ज्यादा ऊपर रखते हैं, आंच उस पर अच्छा से, आंच यानी गर्मी, हल्की आंच यानी हल्का गर्मी वो बीज तक पहुंचे, ऐसे वो सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद उसको पीस लेते हैं। जैसे बच्चों आम का एक गुठली है मान लो, तो एक गुठली का ऊपर वाला जो ठोस भाग है उसको निकाल लेते हैं, अंदर में जो गोही होता है ना अलग से, ऐसे ये हम कोई भी फल खाते हैं तो पहले निकलता है गुठली, और गुठली को तोड़ने पर, सुखाकर तोड़ने पर उसमें से निकलता है चिरौंजी। क्या बोलते हैं उसको, चिरौंजी। चाहे बादाम का हो, अखरोट का हो, चाहे बेर का, देखो बोर खा लेते हो, गुठली को सुखाने के बाद तोड़ते हो तो उसके अंदर चिरौंजी निकलता है। इसी तरह ये जो चिवड़ा वृक्ष का फल होता है, गूदा को तो खाया जाता है, गूदा बहुत स्वादिष्ट होता है फल का। और जो गुठली होता है उसको सुखाते हैं धूप में, और धूप मान लो जैसे अभी बरसात में धूप बहुत कम निकलता है, तो धूप ना रहे ना तो आग में हल्की आंच में, ज्यादा गर्मी में नहीं सेकते उसको, हल्की आंच में सुखाते हैं, फिर उसको पीस लिया जाता है और पानी में उबाल लिया जाता है। फिर क्या करते हैं, पानी में डाल के अच्छे से उबालते हैं। उबाल लेने के बाद
कुछ देर बाद उसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। उबाल दिए, उबाल लेने के बाद बर्तन नीचे उतार देते हैं, फिर वो ठंडा करते हैं उसको। ठंडा करने पर क्या होता है, उसमें से जो तेल निकला रहता है, घी निकला रहता है, वो मक्खन जैसे पानी के ऊपर तैरते रहता है। फिर उसको वो लोग क्या करते हैं, कपड़े से छान लेते हैं जी, तैरते रहता है उसमें। एक शब्द आया है बच्चों, खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ उसको बोलते हैं जिस पदार्थ को हम खाते हैं। खाद्य मतलब होता है खाने लायक, तो जो भी चीज खाने लायक है वो खाद्य कहलाता है। ठीक है, तो खाद्य पदार्थ का मतलब ऐसा वस्तु, ऐसा पदार्थ जिसको खाया जा सकता है, वो खाद्य कहलाता है। और खाद्य का विलोम शब्द होता है बच्चों अखाद्य। अखाद्य है मतलब जिसको खा नहीं सकते, तो खाद्य का विलोम अखाद्य। ये भी याद रखना भाई, खाद्य मतलब जो खाने लायक हो। तो पानी की सतह पर तैरने लगता है। जैसे भी तुम लोग देखना, कभी पानी के ऊपर तेल डालना, तो वो तेल पानी के ऊपर ऐसे फैल जाता है, क्योंकि तेल का जो वजन होता है वो पानी से कम होता है। यानी तेल क्या होता है, हल्का होता है पानी से, इसीलिए पानी पे डालने पर वो ऊपर में पानी के ऊपर छिछल जाता है बोलते हैं, या फैल जाता है। तो ऐसे ही जब तुम लोग देखना जिसके घर भी गाय भैंस होगा, तो मही बिलोते हैं ना, दही को पानी डाल के मही बना लेते हैं, फिर उसको बिलोते हैं, तो जो घी है उसके ऊपर आ जाता है, डाल लेते हैं। बस इसी तरह ये भी है बच्चों, बीज को पीस करके पानी में उबालते हैं, उबालने के बाद ठंडा करते हैं, ठंडा करने पर जो उसका घी है वो पानी में सतह में तैरने लगता है, और उसे कपड़े से छान कर अलग कर लेते हैं। चिवड़ा घी देखने में वनस्पति घी की तरह सफेद दिखता है। मैंने कल डालडा के बारे में बात किया था, डालडा और वनस्पति घी। तो वनस्पति घी, वनस्पति का अर्थ बताया था कुछ। तो वनस्पति का अर्थ होता है बच्चों पेड़ पौधा। वनस्पति माने पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधों के बीजों से जो घी बनता है उसे कहते हैं वनस्पति घी। यानी घी वास्तव में 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। आज तुम लोग अच्छे से जान लो, जो घी देखते हो ना वो 3 प्रकार का घी मिलता है। एक होता है वनस्पति घी। वनस्पति घी पेड़ पौधों के बीजों से बनाया जाता है, जैसा कि ये चिवड़ा वृक्ष के बीजों को पीस करके पानी में उबाल करके उसका घी निकालते हैं, तो ये पेड़ पौधों के बीजों से बना है, तो इसलिए वनस्पति घी कहलाएगा। एक घी होता है दूध से बनता है। एक घी तो बकरी हो, इन सब जानवरों के दूध से दूध को दही बनाते हैं। दही बनाने के बाद उसको फिर उसमें पानी डाल के बिलो के उसमें से क्या निकालते हैं, घी निकालते हैं। तो दूध से बनने वाला घी होता है। एक होता है बच्चों चर्बी से, यानी जानवरों के चर्बी को गरम करते हैं, तो उससे जो चर्बी में जो घी रहता है, तेल रहता है, वो निकल जाता है, अब उसको भी घी बोल देते हैं। तो हम लोग ये बाजार से जो घी खरीदते हैं ना, उसमें ये चर्बी वाला घी, नकली घी जो नकली घी के नाम से जो बेचते हैं वो चर्बी वाला घी रहता है। अब हम दुकान से बढ़िया घी है, गाय का फोटो है, देख के ले आते हैं जी और खाते हैं। लेकिन बहुत लोग बहुत से जानवरों के चर्बी को निकाल करके वो घी में ऐसी घी बना लेते हैं और पैक करके बेच देते हैं। तो उसका तरीका रहता है पहचानने का, तो वो तरीके से पहचान लो कौन सा गाय का घी है, कौन सा चर्बी से बना घी है, कौन सा दूध का घी है, कौन सा वनस्पति घी है। ठीक है, तो वनस्पति घी के रूप में तुम लोग क्या क्या देखे हो, एक तो देखे हो वही डाल है, और नारियल तेल देखे हो, नारियल तेल देखना जम जाता है, बस वही सब वनस्पति घी है। और दूध का घी तो सब लोग देखे हो, चर्बी वाला घी, पता नहीं चलता, घी जैसे दिखता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के घी होते हैं। अब
यहाँ पर लिखा है देखो, वनस्पति की समझ गए। साधारण ताप पर ठोस होता है। साधारण ताप पर ठोस होना मतलब बिना गर्म किए वो क्या रहता है, ठोस रहता है। जैसे घी को देखना, गर्मी दिन में थोड़ा सा पिघला रहता है, लेकिन डालडा जो लेते हैं ना बच्चों, डालडा जिसको डाल के ये जलेबी वगैरह बनाते हैं, ये जितना भी जिसको बढ़िया नमकीन वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो डालडा को देखना गर्मी में भी ठोस रहता है, ठंडी में भी ठोस रहता है। तो उसी तरह ये है, चिवड़ा घी का जो घी होता है ना बच्चों, साधारण ताप पर, यानी कि तो चाहे ठंडी का मौसम हो गर्मी का मौसम हो, ये दोनों ताप में ये ठोस रहता है, तेल जैसे नहीं रहता। इसको जब गर्म करते हैं तब तेल बनता है। स्थानीय लोग इसी घी में पूरी, हलवा, अन्य पकवान बनाते हैं। यानी जो लोग हैं जिनके पास ये घी है, वो लोग उसी में, जैसे हम लोग तेल खरीद के लाते हैं ना हलवा पूरी बनाने के लिए, तो वो लोग इसी घी में, चिवड़ा वृक्ष घी में ही पूरी, हलवा और अन्य पकवान, पकवान का अर्थ होता है बच्चों जिसको पका के खाया जाता है, बिना पकाए नहीं खाते, कच्चा। तो ऐसे खाद्य पदार्थ को बोलते हैं सब्जी। ये सब चीज बिना पकाए नहीं खा सकते, उसको आग में पकाना ही पड़ता है। तो ऐसा पदार्थ जिसको आग में पकाकर खाया जाता है, आग में पकाने के बाद ही खाते हैं, वो कहलाता है पकवान। तो याद रखो, पकवान किसे कहते हैं, तो जिसको आग में पकाकर खाया जाता है। अब जैसे सेव है, तो तुम सेव को तो कच्चा खा सकते हो, उसको आग में पकाने की जरूरत नहीं है। तो भात है, सब्जी है, जो भी खाद्य पदार्थ बनाते हैं जिसको आग में पकाना पड़ता है, तो वो कहलाते हैं पकवान। जो अत्यंत स्वादिष्ट होता है, यानी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता है। हानि रहित, हानि रहित का विलोम शब्द होता है बच्चों लाभ सहित। ये भी याद रख लो, लाभ सहित। रहित माने होता है नहीं, तो जिसमें हानि नहीं होता वो हानि रहित है, जिससे हानि नहीं होता वो हानि रहित होता है। और हानि रहित का विलोम हो जाएगा लाभ सहित। रहित का उल्टा होता है सहित, हानि का उल्टा होता है लाभ। यह घी गाय भैंस के घी से काफी मिलता जुलता है। अब काफी मिलता जुलता है का अर्थ समझ लो, काफी मिलता जुलता है माने देखने में लगभग वैसा ही दिखता है, जैसे गाय भैंस का घी होता है वैसा ही दिखता है, लेकिन सेम टू सेम नहीं होता। वो देखने से पता चल भी जाता है कि ये गाय भैंस का घी है, ये चिवड़ा का घी है। जैसे डालडा को देखोगे और ओरिजिनल घी को देखे हो, तो देखना घी थोड़ा दानेदार दिखाई देता है, थोड़ा छोटा छोटा उसमें सफेद सफेद दाना दिखता है, बीच बीच में तेल है जैसे दिखता है। लेकिन डालडा प्योर सफेद रंग का दिखाई देता है, जैसे कोई खाने पीने की मिठाई हो, जैसे लगता है बर्फी जैसे दिखता है, ठीक है। तो उसी तरह जो बर्फी जैसे दिखता है वो ये है चिवड़ा वाला घी। वो देखने से गाय भैंस के से जो के दूध से जो घी बनता है वैसे ही दिखता है, लेकिन मिलता जुलता का मतलब थोड़ा सा मिलता जुलता है, पूरी तरह सेम टू सेम नहीं रहता, ये कहने का अर्थ है। ठीक है बच्चों, तो चलो आज का समय हो गया बच्चों, और आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।